नमस्कार, बिग न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और बीएन में आज जिस बड़ी खबर का विश्लेषण वो कहा जा सकता है कि प्रगति @50 की एक बड़ी बैठक 2 जनवरी को हुई। और प्रगति यानी कि जो गति शक्ति योजना है, यानी कि जितनी भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको एक गति मिले और वो जो गति है, जो रफ्तार है, वो शक्ति के साथ मिले ताकि वो ऑन टाइम यानी कि समय पर पूरी हो सके। इससे पहले का जो इतिहास रहा है, पिछले वर्षों का कहा जा सकता है, 2014 से पहले की अगर बात करें, बहुत ढेरों ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी शुरुआत तो हो गई, जिन पर काम भी हुआ, पर वो अधर में लटक गई। और ऐसी सैकड़ों परियोजनाएं हैं जिनका उस समय निर्धारित बजट, जब भी उनकी शुरुआत हुई होगी, जब लटक गई, उसके बाद दोबारा शुरुआत करने में कई गुना ज्यादा बजट भी लगाया गया। तो जो अधूरी परियोजनाएं हैं, जो लटकी परियोजनाएं हैं, वो समय से पूरी हो सके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट के सारे काम है, जो विकास के सारे काम है, वो गति के साथ पूरे हो सके। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हर समय हर बार प्रगति की अध्यक्षता करते हैं। और प्रगति में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो मुख्य सचिव हैं, मंत्रालय हैं, और इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि जो भी उस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, और उसमें समीक्षा बैठक यह की जाती है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। एक डेडलाइन दी जाती है कि इस डेडलाइन तक आपका काम पूरा होना चाहिए, वो चाहे मेट्रो का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे ब्रिज का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो। और तब से उसका असर, जब से प्रगति की लगातार बैठक होने लगी है, तब से देखा जा रहा है कि कोई भी परियोजना है अब बहुत ज्यादा लंबित लटकती नहीं है। पीएम मोदी का वो बयान लगातार आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने कई बार कहा कि जिस परियोजना की योजना की वो शिलान्यास करते हैं, उसी का उसका वो उद्घाटन भी करते हैं। पहले ऐसा होता नहीं रहा। ऐसे कई परियोजनाएं आपको दिखाएंगे जो 40-40 साल तक लटकी रही, 4-4, 3-3 दशक तक इंतजार करती रही। बजट की कमी नहीं थी, बस वो जो कोऑर्डिनेशन था मंत्रालय, इन्वेस्टर जो थे उनके बीच का, या फिर और जो कहा जा सकता है कि चाहे लैंड की बात करें, एनओसीज की बात करें अलग अलग डिपार्टमेंट से, उसमें इतना समय लग जाता था कि वो उन परियोजनाओं को कोई मतलब नहीं रह जाता था। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रगति क्या है। ये जो प्रगति @50 है, इसका मेन मकसद ही कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है। जितनी भी स्कीम्स है, परियोजनाएं हैं, बड़ी परियोजनाएं हैं। आप देखिए क्या है प्रगति, क्यों है खास। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। 1 साल भी नहीं पूरा हुआ था सरकार का, उससे पहले ही ये लॉन्च कर दी गई थी। प्लेटफॉर्म यह है कि बहुउद्देशीय और इंटरेक्टिव डैशबोर्ड की तरह ये काम करता है। सभी मंत्रालय, सभी परियोजनाएं, सभी स्कीम एक साथ ऑनलाइन कहा जा सकता है एक डैशबोर्ड में है। कौन कहां अटकी हुई है, कितना बजट है, क्या कमी है, सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के सामने। मकसद है कि सीधा संवाद किससे? प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय सचिवों से सीधा संवाद करते हैं। जहां पर जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, वो दूर की जाती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग सबसे बड़ा उद्देश्य है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट का हो, वो प्रगति के माध्यम से होता रहता है। त्वरित समाधान, फाइलों के चक्कर में फंसे प्रोजेक्ट को ऑन द स्पॉट क्लियरेंस दिया जाता है। वो एनवायरमेंट, पर्यावरण विभाग से लेना हो, वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से लेना हो, या किसी और डिपार्टमेंट से लेना हो, या फिर जमीन अधिग्रहण का मामला हो, सब कुछ ऑन द स्पॉट क्लियरेंस। देखिए, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह, एक सहकारी संघवाद की तरह काम करता है। इसमें केंद्र सरकार शामिल है, प्लस राज्य सरकारें शामिल हैं, उसके बाद केंद्रीय मंत्रालय जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, वो तीनों मिलकर एक प्लेटफॉर्म, एक कहा जा सकता है टेबल पे आते हैं, एक डैशबोर्ड में आते हैं, एक स्क्रीन पे आते हैं। क्योंकि ये बैठक ऑनलाइन होती है, उसमें सभी मंत्रालय के जो प्रमुख सचिव होते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से पीएम मोदी, राज्य सरकारों की तरफ से जो मुख्य सचिव होते हैं वो शामिल होते हैं, और अलग अलग प्रोजेक्ट पे बात होती है। उपलब्धि और जवाबदेही, देखिए जवाबदेही की संस्कृति बनती है, निर्णय लेने में तेजी आती है। देरी का जो समाधान है, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी समस्या है, वो त्वरित उसका निपटान किया जाता है। गवर्नेंस रिफॉर्म, यही है गवर्नेंस रिफॉर्म, कि फाइल जो है फाइलों के नीचे ना दबी रहे। जो रेड टेपिज्म का कहा एक समय जमाना हुआ करता था, लाल फीताशाही जिसको हम लोग बोला करते थे, वो नहीं है। सब कुछ जहां भी हर्डल्स है, जो भी समस्या है, जमीन अधिग्रहण का मामला है, मुआवजे का मामला है, या फिर किसी और डिपार्टमेंट से एनओसीज लेनी है, सब कुछ उपलब्धि और जवाबदेही। देखिए, और शायद इसीलिए ये जो रियल टाइम मैनेजमेंट है, ये जो प्रगति की बैठक है, इससे सभी मंत्रालय अलर्ट मोड पे रहते हैं कि उन्हें पता है कि किसी भी समय पीएम मोदी उस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी बैठक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसका
समय जो है 2025 था या 2026 डेडलाइन थी, अभी तक कितना काम हुआ, और अगर काम नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ। और शायद इसीलिए प्रगति की बैठक के माध्यम से जब गति शक्ति योजनाएं, जितनी भी स्कीम्स है, योजनाएं हैं, परियोजनाएं देश भर में समय समय पर पूरी होती रही है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ 3 खास बड़े मेहमान जो प्रगति पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रगति सिर्फ पारदर्शिता की तरफ ले जाती है, और पारदर्शिता ही नहीं, जो रियल टाइम कहा जा सकता है कि कमिटमेंट है, मैनेजमेंट है, उसकी तरफ भी ले जाती है। एक रिपोर्ट देखते हैं पहले। समय पर योजना पूरी हो, समय पर योजनाओं का फायदा लोगों को मिले। वर्षों तक लटकती परियोजनाएं, शिलान्यास के बाद पूरी होने के इंतजार में बदलती पीढ़ियां। देश में हजारों परियोजनाएं थी जो अपनी सुस्त रफ्तार की वजह से दशकों तक लटकी रही, अधूरा काम पड़ा रहा। पर यह सब बीते समय की बात है। पीएम मोदी ने इसीलिए प्रगति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत की। साथियों, जब योजनाओं में गति होती है तभी देश में प्रगति आती है। प्रगति प्लेटफॉर्म की ये 50वीं बैठक थी। पीएम मोदी ने 382 प्रोजेक्ट की समीक्षा की। लगभग इन 382 प्रोजेक्ट में 3187 मुद्दे उठाए गए। 3187 मुद्दों में से समस्याओं का समाधान निकला 2958 मुद्दों का, जिसमें लगभग 35% जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले थे, वो निस्तारित हुए। लगभग जंगल, वन्य जीव और पर्यावरण की बात करें तो 20% से ज्यादा बड़े मामले थे, उनको भी निपटाया गया। रास्ते के अधिकार से जुड़े मामलों की बात करें तो लगभग पूरे देश भर में 18% ऐसे मामले थे जिनका समाधान निकाला गया, अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े थे। अब तक 50 बैठकों की बात करें तो लगभग प्रगति की बैठक से और अलग अलग मंत्रालयों की बैठक से 7156 मुद्दे जो हैं उनका समाधान निकाला जा चुका है। यानी कि कोई भी मंत्रालय जवाबदेही से नहीं बच सकता। मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं में लगने वाले समय की जिम्मेदारी मंत्रालय की होगी, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। इसीलिए पीएम मोदी प्रगति की बैठक करते हैं ताकि प्रोजेक्ट से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके। मंत्रालय और इन्वेस्टर पार्टनर कंपनियों के तालमेल पर भी नजर रखी जाती थी, और पीएम मोदी के सामने देना होता है मंत्रालयों को प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो बदल नहीं सकती। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत 25 मार्च 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय तक मोदी सरकार के 1 साल भी पूरे नहीं हो पाए थे, पर यह तय हो गया था कि विकास की रफ्तार में कोई भी अड़ंगा बर्दाश्त नहीं होगा। इस पहल की चर्चा सिर्फ भारत तक नहीं सिमटी, दुनिया के देशों में भी होती रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इससे जुड़े प्रोजेक्ट में इसकी वजह से आई रफ्तार पर एक बड़ी पूरी स्टडी भी की है। Startedly. So if you look at, as we often note, large infrastructure projects across the world, not just in India, have a usual habit of going, over budget and over time. And they usually happen because of a lack of coordination across different agencies, because large projects typically cross different boundaries. Boundaries across agencies, boundaries across states, boundaries across different aspects of the environment that actually need to be coordinated. And so what you find is the lack of coordination, a lack of a common information sharing, a lack of availability of a real-time status of the projects really leads to a lack of information. But then Pragati essentially built a whole digital ecosystem of tools, including Gati Shakti, Parivesh, and project monitoring group, to bring that information agents together, to bring the information sharing to a higher level. But that alone is not enough. What you see happening in Pragati ecosystem is the direct involvement of the Prime Minister, focused attention of the minds of several key bureaucrats in the central government and the relevant states to try to address some of the conflicts and try to solve the conflicts. गुजरात में भी ये सफल रहा है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2003 में स्वागत नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट की शिकायतों को दूर किया जा रहा है। 2047 का विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो तेजी तो लानी ही होगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट का यानी कि प्रगति का, विकास का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हुआ है और तैयार हो रहा है। और इस इकोसिस्टम में जो भी हर्डल्स हैं, जो भी चुनौतियां हैं, वो चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो, या फिर जो इन्वेस्टर हैं उनकी तरफ से हो, उनको एक प्लेटफॉर्म पर आकर उनको दूर किया जाता है ताकि जो प्रोजेक्ट हैं, मकसद सिर्फ एक है कि जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी डेडलाइन है, उस डेडलाइन तक पूरा हो जाए या उससे पहले पूरा हो जाए। हमारे साथ 3 खास मेहमान, उनका हम परिचय करा दें।
हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल जी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। अग्रवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और पीके अग्रवाल जी ने 80 से ज्यादा किताबें अलग अलग विषयों पे लिखी है, इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कई विषयों पे लिखी है। और मैं इन्वायरमेंट से जुड़ा सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। एक समय हुआ करता था कि पर्यावरण के नाम पर न जाने कितने प्रोजेक्ट जो है वो लंबित पड़े रहते थे। कई ऐसे एनजीओ हैं जो धरना प्रदर्शन करते थे। मैं आऊंगा सर आपके पास, लेकिन दूसरे खास मेहमान एमके अग्रवाल जी हैं, देश के जाने माने अर्थशास्त्री। एमके अग्रवाल सर बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरे खास मेहमान रुद्र प्रताप दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रुद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुरुआत में एमके अग्रवाल सर आपसे करना चाहूंगा, किसी भी प्रोजेक्ट का समय पर ना पूरा होना अर्थव्यवस्था को नुकसान है? सर आपने म्यूट कर रखा है। अग्रवाल सर आपने म्यूट कर रखा है। एमके अग्रवाल सर आपने म्यूट कर रखा है। जी, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं, उत्तर प्रदेश के एक उदाहरण से बताता हूं। ये सीएजी की रिपोर्ट पर है। सरयू नहर परियोजना 1982 में इसको शुरुआत की गई, ठीक है, और 1989 में इसको कंप्लीट होना था। ओरिजिनल कॉस्ट थी 300 करोड़ रुपए से कम की। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने एक काम यह किया कि जितनी लंबित परियोजनाएं हैं उसको तुरंत पूरा करना है। तब जाकर जब योगी सरकार यहां आती है तो केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में फिर इस तरह की परियोजनाओं को जो ज्यादा उपयोगी थी केवल उन्हीं को किया गया, बाकी छोड़ दिया गया। तो इसको जो पूरा किया गया, आप कल्पना कर सकते कितनी कॉस्ट हुई होगी संतोष जी? 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉस्ट हुआ। और 17 में योगी जी आते हैं तो 2021 में ये पूरा होता है। और ना उसका जो है तो सॉइल टेस्टिंग हुआ था, ना उसका, और 8 जिलों में ये पोषित करता था जल। आप सोचिए 8 जिलों में 32 साल तक उस परियोजना का लाभ नहीं मिला, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? अधिकारियों की, पॉलिटिशियंस की, किसकी होगी? मिनिस्टर्स की होगी, किसकी होगी? आप सोचिए, इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी रेगुलर डे 1 से ये काम कर रहे हैं। वो कहते हैं जिसका मैं शिलान्यास करूंगा, एक डिफाइंड टाइम पर मुझे उसका उद्घाटन भी करना है। लोग इसको पॉलिटिकल एनालिसिस में ले जाते हैं, मैं इसको इकोनॉमिक, यानी कि टाइम लाइन डिफाइंड होनी चाहिए। आप सोचिए 1 लाख रुपए आप एक दिन में कमाते हैं, 1 महीने में कमाते हैं, कि 1 साल में कमाते हैं, कि 10 साल में कमाते हैं। लाख रुपए का महत्व नहीं है, समय का महत्व है, समय का। आज की इकोनॉमिक्स समय पर चलती है, रुपए पर नहीं चलती है। तो टाइम लाइन के ऊपर फोकस करना, और ये सबसे बड़ी पूंजी होती है कि हम टाइम पर पूरा करें। और उससे बहुत से, आप समझिए, कनेक्टिंग चीजें उसमें निकल करके आती है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की ये जो पहल है, कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि जिसका लाभ अब हम जो मिल रहा है। अब हम लोग, मैं आऊंगा, मेरे पास भी कुछ ऐसे आंकड़े हैं जी जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पीके अग्रवाल सर, हमें लगता है कि कई बार जब कोई स्कीम, कोई बड़ी परियोजना आती है तो आसपास के क्षेत्र को बड़ी उम्मीद होती है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हम हो सकता है प्रोजेक्ट में मिलकर काम करेंगे। लेकिन पीढ़ियां बदल जाती थी, 4-4 दशक बीत जाते थे और वो प्रोजेक्ट चलता था, आधा काम भी होता था। ऐसा नहीं कोई प्रोजेक्ट चलता नहीं था, चलता था, आधा काम हो जाता था और लटक जाता था। ये जो शैली है, ये जो कार्यस्थलता काम करने का तरीका है, वो अब बदला है। देखिए, मुझसे आप जवाब चाहते हैं? जी, आपसे पीके अग्रवाल सर, आपसे। अच्छा जी, नहीं, मैं बहुत ही सहमत हूँ आपसे। प्रधानमंत्री जी की ये पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है। वो साधुवाद के पात्र है। ऐसा आज तक हमारे देश में नहीं हुआ। पहले निगरानी होती थी, लेकिन इस प्रकार से स्पष्ट रूप से निगरानी हो रही है, वो भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में विलंब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। जैसा कि अग्रवाल साहब ने बताया कि आप सरदार सरोवर योजना को ही लें, उस पर बताया इतने 1000 करोड़ विलंब के कारण देरी होगी। अब इसमें न्यायालयों में भी जो लंबित केस होते हैं उसके कारण भी होता है। तो योजना बनाने के पहले ये देखना चाहिए कहाँ पे कोई केस न्यायालय भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर सबसे पहले योजना बनाने के पहले जो EIA कहते हैं हम लोग, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि आप योजना में कितनी भागीदारी करेंगे, आप सहमत हैं कि नहीं। जैसा जापान में किया जाता है, जापानी जो कोई भारत में योजना बनाते हैं तो सबसे पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, जिससे बाद में बाधाएं ना आए। दूसरा कारण जो आपने बताया, हमारे देश में भूमि अधिग्रहण के कारण होता है। तो ये
जो लैंड एक्विजिशन है ये बड़ा अच्छा अधिनियम है। इसमें 4 गुना लोगों को कंपेंसेशन मिलता है। कंपनसेशन है। अगर ठीक तरह से ये अधिनियम का पालन हो, और मैं सोचता हूँ उत्तर प्रदेश को हम साधुवाद देंगे कि बीडा में जो एक बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं, 4 गुना से जाके 5वां दे रहे हैं, 5 गुना दे रहे हैं। अब इस प्रकार का अगर एक सरकार या प्रशासन ऐसी पहल करे तो लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, बाद में कोर्ट केस नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट केस में इतना देरी हो जाती है, पैसा चला जाता है। तो तीसरा जो आपने कारण बताया कि दूसरे डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं होता है, वो तो खैर मीटिंग के द्वारा हो सकता है, ऑन दी स्पॉट क्लियरेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 2-4 चीजें देखी जाए फिर कार्यान्वयन आता है योजना का, तो पीके अग्रवाल सर, कार्यान्वयन एक चीज के और मैं आपसे समय। सर समझना चाहूंगा। पीके अग्रवाल सर, एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा कि हाँ। आप न्याय उसमें भी रहे हैं, मंत्रालय में भी, क्या आपको लगता है कि पहले भी मामले कोर्ट में जाते थे, आज भी बहुत से प्रोजेक्ट के मामले कोर्ट में जाते हैं, क्या अब निपटारा जल्दी होता है? पहले जो वर्षों तक लटके रहते थे अब उनका निपटारा जल्दी होता है? देखिए, कोर्ट में जो मामले जाते हैं, पहले इतनी कॉन्शसनेस नहीं थी, लोग अलग से बेंचेस नहीं थी मामलों के लिए, अब आर्थिक मामलों के लिए अलग से बेंचेस हैं। बेंचेस हैं। इसके अलावा क्या हुआ है कि लोगों को कॉन्शसनेस आई है, जैसे पर्यावरण के मुद्दे पर एक पूरा योजना उतरी जाती थी। अभी जो एनजीओ एक तरह से सब समय ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो भी लोग कोर्ट को समझ में आने लगा है, सब समय हाँ, पर्यावरण का बिल्कुल। मामला नहीं होता है। तो तीसरी चीज क्या है कि इसमें पर्यावरण के कारण ही नहीं, इसके अतिरिक्त जो कार्यान्वयन होता है उसमें मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री जैसी कर रहे हैं, वो हर एक स्तर पर होना चाहिए। अभी क्या होता है कि जो ऑफिसर ही मॉनिटरिंग करते हैं, तो अपने नीचे वालों को दोषी होने से वो दंडित नहीं कर सकते, तो एक तीसरी एजेंसी होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा प्रधानमंत्री जी करते हैं, बहुत अच्छा है। एक उद्योग मंत्रालय के अंदर एक सेल होना चाहिए जो डायरेक्टली प्रधानमंत्री के अंडर हो, वो लगातार मॉनिटरिंग करे, और प्रत्येक योजना में एक फ्लोट होता है कि आप अगर योजना यहाँ पे फेल होती है तो उसमें क्या करेक्टिव स्टेट कर, क्या कर और सकते पूरा हैं? मॉनिटरिंग का एक पूरा एक्ट है सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, वो हमारे देश में आना चाहिए। लोगों को कॉन्शियस यूज करना चाहिए, और जहाँ फ्लोट नहीं है वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है। और योजना में ऐसा नहीं है कोई मिनिस्टर ने कहा, चीफ मिनिस्टर ने कहा तो आपने योजना में कार्यान्वयन के समय चेंज कर दिया, एक बार ही अपना टच किया तो वो योजना पूरा विलंब में चली जाती, और उसमें ठेकेदार बड़ा लाभ उठाते हैं। ठेकेदार बड़ा लाभ उठाते हैं कहीं ना हाँ, कहीं। उसमें मैं रुद्र जी से समझने की कोशिश करूंगा। पहले की जो मंत्रालय और ठेकेदार, कई चीजें उसमें मिली रहती थी, और ये जो विलंब है ना, कुछ लोगों के लिए फायदे का सौदा हुआ करता था कि जितना प्रोजेक्ट लटका रहेगा, लंबित पड़ा रहेगा, तो वो उनका उसमें भी कहा जा सकता है एक साठगांठ थी। लेकिन अब फिर उसका कोई जी। माई बाप नहीं रहता है, एक बार विलंब हुआ फिर कोई माई बाप। हाँ, कोई उसको देख रेख करने वाले। मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा, लेकिन एक आंकड़ा देख लेते उसके बाद रुद्र जी आपसे कुछ। एम के अग्रवाल जी ने एक सरयू का उदाहरण दिया कि कितने साल दशक तक लटकी रही, बजट खर्च होता रहा, लेकिन अब जाके वो पूरी हुई। ऐसी कई और ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जो परियोजनाएं हैं, जो वर्षों से लंबित रही, 4-4, 5-5 दशक। कुछ का मैं उदाहरण देता हूं। जम्मू श्रीनगर बारामूला लिंक 1994 से पेंडिंग है, कब पूरी हुई? 2025 में। सोचिए, 94 में इसकी शुरुआत हुई और तब से पूरी हुई 2025 में। बोगीबिल ब्रिज असम की बात कर रहे हैं, 1997 से पेंडिंग थी, 2018 में जाके पूरी हुई। जब चाहे गतिशक्ति योजना की बात करें, लगातार मॉनिटरिंग की बात करें, ये दो और आएंगी, दो और हम आपको ग्राफिक्स जरिए बताएंगे कि ये था पहले प्रोजेक्ट का हाल। नवी मुंबई एयरपोर्ट 25 वर्ष से पेंडिंग थी, 25 साल से। कब पूरा हुआ? 2025। धौलाना पावर प्रोजेक्ट जो है, रिलायंस का पावर प्रोजेक्ट था, कब से पेंडिंग? 2004 से। अब जाके कहा जा सकता है पूरे होने के कगार पर है, काम चल रहा है। रुचि जी, 4-4 दशक, 3-3 दशक, पीढ़ियां बीत गई लगभग, कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर 25 साल एक लंबा समय होता है। बड़ा अरसा होता है। संतोष जी, इसको इस नजर से देखिए सहकारी संघवाद की ये जो पूरी कल्पना है, ये अनोखी नहीं है। बड़ी बात है राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो पॉलिटिकल विल की बात की जाती है, वो नहीं थी। अभी तो तब पर भी ये मुश्किल है, क्योंकि राज्यों में अलग सरकारें हो जाती हैं, केंद्र में अलग सरकार हो जाती है। पहले तो एक ही दल की आपको देखिए राज्यों में भी सरकार मिलती थी और केंद्र में मिलती थी, बावजूद उसके वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी जो एक काम को कराने की आपके लिए एक आवश्यक होता है कि नहीं, अगर इस काम को मैंने शुरू किया है तो ये अंजाम तक पहुंचना चाहिए।
अब आप देखें, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी संविधान दिवस मनाते थे, वो छात्रों से चर्चा करते थे, वो आज़ादी के अनसंग हीरोज को लेकर बात करते थे, और वो बिल्कुल वैसे ही लेकर वो केंद्र में आए। ऐसे ही उन्होंने एक स्वागत प्लेटफॉर्म शुरू किया था, स्टेट वाइड एप्लीकेशन था, हाँ, वो स्वागत। ग्रीवांस के लिए, और वो एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ वो काम करता था, जिसमें वो जन समस्याओं की सुनवाई करते थे, और हर साल वो पूछते थे कितने आंकड़ों का आपके पास आए, कितनी समस्याओं का आपने समाधान किया। उसी स्वागत को वो केंद्र सरकार में लेकर आए हैं। आंकड़े भी जारी किए गए, 7,153 समस्याओं का निराकरण हो गया है। बड़ी चीज है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पर जो 4 चीजें गिना रहे हैं, जिसमें 25 साल 20 साल के आंकड़े, तो आप सोचिए वो जो 7,000 समस्याओं का समाधान हुआ है, उससे कितनी चीजें बदली हैं। हाँ, गति शक्ति योजना सिर्फ और सिर्फ मात्र आप उसको उठाएं। मॉर्गन स्टेनली ने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है संतोष जी, उसमें कहा है कि भारत में बंदरगाहों पर जो पोर्ट रुकते हैं उनके समय 0.1 दिन का है, और ये अमेरिका में आप चले जाइए 4 दिन का, संयुक्त अरब अमीरात में 3 दिन का है। तो आपने ये देखिए गति शक्ति योजनाओं के कारण जो आपने लॉजिस्टिक और परिवहन को आपस में जोड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ा है, उससे आपको बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ा। आपने अभी आपको जो आर्थिक विकास की रफ्तार एकदम से तेजी होती हुई दिखाई पड़ी है, उसके पीछे यही तो है कि 3 मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। पहले आप देखते थे आपके यहाँ की रोड बन जाती थी, उसके बाद एक कोई आदमी आता था, रोड खोद देता था, कहता था पाइप डालना है। इसका मतलब आपस में समन्वय नहीं था, और ऐसा एक विभाग में नहीं, आपको ऐसे कई विभाग में दिखाई पड़ता था। प्रधानमंत्री मोदी की सोच यही है कि देखिए, समन्वय ना होना एक अलग चीज है, लेकिन उस समन्वय ना होते हुए दिखना, ये सरकार की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठाता है। न केवल लोग इससे प्रभावित होते हैं, बल्कि चुनी हुई सरकार किस ढंग से काम कर रही है वो नजर आ जाता है। कम से कम सरकार की प्रतिष्ठा को बचाइए, लोगों को सुविधा प्रदान कीजिए, और तीसरी बात कि जब किसी परियोजना योजना की घोषणा हो तो कम से कम उसको आप टाइमलाइन के साथ पूरा कीजिए। कब दे रहे हैं, कब तक शुरू हो जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए। ये आपने सही कहा कि डेडलाइन बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट की, चाहे परियोजना योजनाओं की बात करें। एक तय समय सीमा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वर्ष दर वर्ष सिर्फ कहा जा सकता है कि कागजों में कटता रहे और फंड जो है वो रिलीज होता रहे और उसका बंदरबाट होता रहे। उस बंदरबाट, उस कहा जा सकता है कि मिली भगत पर एक बड़ा अंकुश लगा है। रफ्तार अभी और काम करने की जरूरत है। लेकिन पीएम मोदी ने समय समय पर प्रगति को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ कहा है, और ये उसको एक बार हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि समय समय पर गति शक्ति योजना को लेकर क्या कुछ कहा है। जिन सुविधाओं परियोजनाओं की पहले सिर्फ चर्चा होती थी, आज वो वास्तविकता बनकर जमीन पर उतर रही है। हमारा 4G स्टैक एक्सपोर्ट रेडी भी है, यानी ये भारत की बिजनेस आउटरीच का माध्यम भी बनेगा। इससे 2030 के भारत यानी भारत 6G विजन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। पीके अग्रवाल जी, हमें लगता है कि जब हम अपने देश की योजनाएं परियोजनाओं को समय पर पूरा करते हैं, तभी हम एक बड़ा लक्ष्य भी तय कर पाते हैं। अगर उन्हीं में उलझे रहेंगे कि नहीं, एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, अब वो पूरा हो रहा है, अधर में लटका है, अलग अलग इन्वेस्टमेंटर आ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हुआ है, पैसा कहाँ जा रहा है, तो हमें लगता है कि हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं वो बात बेईमानी से है। देखिए, हमें जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो सेना की तरह काम करना चाहिए। हमने एक स्कीम अप्रूव की, फिर हमें दोबारा नहीं पूछना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या है। अगर टाइम से कंप्लीट नहीं होती है तो उस पर जवाबदेही होना चाहिए, और उस टाइम पर ही वो प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्टर को। आपने जैसे ही उसको टाइम दिया, उसकी इलेक्ट्रिसिटी आपने खुद की, उसके अनुसार ही वो पैसा बढ़ने लगता है। जनता का पैसा, आप देखिए कोई निजी व्यवसाय अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो पहले दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाता है, पहले दिन से उसकी टेंशन आने लगता है। लेकिन सरकार में नहीं है। सरकार में जनता का पैसा लगा हुआ है, तो उसमें देरी करने का मतलब जनता पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो लोगों को देखना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, जो जवाबदेही उसमें इनबिल्ट होना चाहिए। अगर इसमें डिले होता है, जो हमारे प्रोजेक्ट में इनबिल्ट नहीं होता है, इतने समय में इसको पूरा होना चाहिए। अगर कोई चीज बाहर से इंपोर्ट होना है तो उसको एक
मान के चलना चाहिए, इसमें एक कमी हो सकती है, जी। लेकिन कहने से, कई प्रेशर से, पॉलिटिकल प्रेशर से आपने एक जल्दी से प्रोजेक्ट बना दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सेना की तरह कहना चाहिए कि भाई हमारा इतने दिन से ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, उसमें फ्लोट डालिए आप, उसमें स्कोप डालिए। अगर इसके बाद भी अगर पूरा नहीं होता तो पूरा पनिशमेंट होना चाहिए। देखिए कई एक्ट हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने कई एक्ट बनाए हैं जहां पर विलंब के लिए पनिशमेंट है, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को पनिशमेंट हुआ, दंड हुआ है? क्यों नहीं हुआ? तो इस प्रकार की बात करना है, या जब तक इसमें, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अगर किसी अफसर के वजह से प्रोजेक्ट में देरी होती है, उसमें आर्थिक नुकसान होता है, तो उसके व्यक्तिगत तौर से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल, जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाँ, नहीं, आर्थिक दंड होना चाहिए उस पर। जैसा कि कई कोर्ट ने भी कहा है, क्रिमिनल केसेस में अगर बार बार आता है तो उसमें उसको दंड होना चाहिए। जब तक हमारी दंडात्मक नहीं आएगा हमारे देश में, और एक्ट है, इसलिए मैं कहता हूँ थर्ड एजेंसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो, उद्योग मंत्रालय में ही मॉनिटरिंग होती है, प्रधानमंत्री जी करते हैं, देखिए तो बहुत बड़ी चीज है। प्रधानमंत्री को सब समय तो कर नहीं पाएंगे वो, तो उनके अंडर में एक ऐसा टैक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जो केवल मॉनिटरिंग करे, वो कोई योजना नहीं। अब इसी योजना को, गति शक्ति योजना को राजस्थान गवर्नमेंट योजना बनाने लगी, तो मतलब हुआ अब मॉनिटरिंग स्टेट लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट में भी एक ऐसा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो प्रोफेशनली रन होना चाहिए, प्रोफेशनली रन, जो मॉनिटरिंग एक अलग से एक मैनेजमेंट वो है, मॉडल है, जो मैंने बताया आपको। निगरानी इटसेल्फ है बिग, जो कि विदेशों में, यूएस में सब एडॉप्ट होता है। बिल्कुल, जवाबदेही बहुत जरूरी है, समय समय पर निगरानी हो ही रही है, लेकिन जो ऑफिसर है या जो मंत्रालय है, जहां पर कार्य, जो एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, जो इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व है, अगर उनसे उनकी तरफ से देरी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जवाबदेही तय होनी बेहद जरूरी है। अग्रवाल जी, इमेज भी प्रभावित होती है जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो स्वाभाविक हो सकता है उसमें विदेशी कंपनियां इन्वॉल्व हो, उनका पैसा लगा हो, फंड लगा हो। अगर वो वर्षों तक लंबित पड़ा है, पेंडिंग में चल रहा है, तो भारत की साख पे भी कार्य असर आता है, इमेज भी प्रभावित होती है। संतोष जी, अब पीएम मोदी इस रूप में नहीं सोचते हैं। पीएम मोदी ये सोचते हैं कि हमारे काम करने से भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी और भारत की साख कैसे बढ़ेगी। वो सोचते नहीं कि साख हमारी घटेगी। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, जिन लोगों के व्यक्तिगत अनुभव उनके आधार पर देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली समझना बहुत आवश्यक है। अगर वो किसी एक्सपर्ट को टाइम देते हैं मिलने का, आधे घंटे का यदि उन्होंने समय दिया है और उनको ये जज गया कि नहीं ये एक्सपर्ट तो काम का है, वो तुरंत जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं वहां के अधिकारी को देन एंड देयर बुला लेते हैं और आधे घंटे वाली मीटिंग जितनी आवश्यकता होती, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बढ़ाते हैं और देन एंड देयर उस प्रोजेक्ट को फाइनल कर दिया जाता है। यह है कार्यशैली। फिर एक और इनकी कार्यशैली का रूप देखिए, एक प्रोजेक्ट तक ये नहीं सोचते हैं, इनका ये पूरा एक बंच ऑफ प्रोजेक्ट लेकर के चलते हैं। जब इन्होंने भारत नेट की शुरुआत करी थी आने के बाद, जनधन अकाउंट की शुरुआत की थी, तो लोगों ने कहा ये तो फ्री का खाता खोल है। मैंने तब भी कहा था आपसे कि ये खाली खाता तक बात नहीं है, ये तो बेस बना रहे हैं। आप देखिए उसी के बाद जीएसटी आया, नोटबंदी आई, सब कुछ आया, और उसी के बाद आप देखिए कि डिजिटल क्रांति आई भारत में, और भारत का जो गांव का रहने वाला व्यक्ति है, जो अनपढ़ भी था उस समय, वो भी हमारी मुख्य धारा में जुड़ता चला गया। यही कारण है 25 करोड़ लोगों को बाहर ले आए गरीबी से। यही कारण है कि जो भी सरकार की स्कीम होती है, डीबीटी स्कीम, क्यों सफल हुआ, क्या वजह है? उज्ज्वला में करोड़ों लोगों के जो है तो बेनिफिट हट गए, जो बड़े लोग थे, क्यों उनको मिला? क्यों लोगों को उनको पक्का मकान देने में टाइम नहीं लगता? क्या वजह है कि एक क्लिक पर प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों को मिल जाती है, कहीं कोई शिकायत नहीं आती कि मेरे अकाउंट में नहीं आ। तो आप ये देखिए, डिलीवरी के साथ साथ फ्यूचर विजन, एक चीज और इसके साथ जोड़ते हैं कि तमामों योजनाओं को वो इंटीग्रेट करते हुए चलते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग होती है और प्रधानमंत्री जी रेगुलर मॉनिटर करते हैं। उनका जो पीएमओ है, आप उनकी निगाह से कोई भी प्रोजेक्ट बच ही नहीं सकता है। जो मेरा अपना अनुभव कह रहा है, जो मैं अपने बातचीत से लोगों के निकाल के लाता हूं, उसमें आता है कि कंप्लीट। मैं कई मिनिस्ट्रीज के ऑफिसर से मिला हूं, वो कहते हैं सर 7 बजे तो मैं घर जाने की सोच ही नहीं सकता हूं। मैंने कहा क्यों भाई, आपका टाइम तो 6 बजे हो गया, काम भी नहीं तभी। बोले सर कुछ पता नहीं, रात को 10:30 बजे मीटिंग बुला लेते प्रधानमंत्री।
रात को 11:30 बजे मीटिंग बुला लेते, किस मिनिस्ट्री की बुला ले कुछ पता नहीं है। तो हमें अपडेट रखना पड़ता है एवरी आवर। अब सोचिए जब इस तरह के लोगों के अंदर अवेयरनेस होगा, प्रेशर नहीं कह रहा हूं मैं, अब लोगों के अंदर वो कार्य संस्कृति डेवलप हो चुकी, गई पुरानी संस्कृति, और यही कारण है कि हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सही कहा, ये जो कोऑपरेटिव है, जो फेडरलिज्म है, जो सहकारी संघवाद है ना, यही है कि विकसित भारत के उस बड़े लक्ष्य को, 2047 के उस बड़े सपने को अगर पूरा करना है तो मुझे लगता है कि एम के अग्रवाल जी, वो ग्रोथ रेट भी, विकास दर भी उतनी ही होनी चाहिए और ऐसे ही मॉनिटरिंग लगातार होती रहनी चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन नृपेंद्र मिश्र की कुछ रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है रेलवे को लेकर, सहकारी संघवाद को लेकर, इसके साथ साथ प्रगति को लेकर, क्या कुछ का एक बार वो सुनते हैं। आप देखें तो आपको विश्वास होगा। आज आप हवाई अड्डों को देखें, उनकी संख्या को देखें, तो आपको विकसित भारत का नक्शा दिखाई देता है। ग्रोथ हुई, कंज्यूमरिज्म हुआ, लोगों को खरीदने की क्षमता बढ़ी। तो हवाई अड्डा, आप रेलवे स्टेशन देखें, तो आज रेलवे स्टेशन को, आप रेलवे स्टेशन से गाड़ी का आना जाना ही नहीं है केवल, उसमें बहुत सी जगहों पे होटल की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है। आज इतनी सुविधाएं रेलवे मंत्रालय दे रहा है जो पहले अनुमान नहीं की जा सकती। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है रुद्र जी, हमें लगता है कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है डेवलपमेंट का। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है रुद्र जी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल में भी थोड़ी सी घनिष्ठता आई है, प्रगाढ़ता आई है, बैठक होती है, समस्याओं के बारे में बात होती है, जो समस्याएं हैं, जो हर्डल हैं, वो कैसे उनको निपटाया जा सकता है, तो नजदीकी आई हैं। निश्चित तौर पर, और यही तो चाहिए था ना। वास्तव में सहकारी संघवाद तो तभी मुमकिन हो पाएगा कि जब दोनों सरकारें साथ मिलकर काम करेंगी। और आप देखिए, प्रयोग भी राज्य सरकारों की तरफ से होता है जिसे केंद्र सरकार ले रही है। जैसे आपको उत्तर प्रदेश में बताऊं, उत्तर प्रदेश में PWD विभाग में मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि अगर 3 साल से पहले सड़कें टूटी तो कॉन्ट्रैक्टर्स को आर्थिक दंड दिया जाएगा, उसे फिर से सड़क बनानी पड़ेगी। ये क्या है? ये पारदर्शिता और अनुशासन ही तो है। ये गति शक्ति को बांधने की एक कल्पना ही तो है कि हमें अपने काम को सही तरीके से इस टाइमलाइन के अंदर चाहिए, और अगर वो गड़बड़ हुआ तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इसी विस्तार को ही तो आगे बढ़ाया गया है। देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है कि न्याय अगर देर से मिले तो वो न्याय नहीं होता, कोई मतलब नहीं, वो न्याय नहीं होता। मेरी शिकायत है, अगर आप उसे आज की शिकायत को 7 महीने बाद एड्रेस कर रहे हैं तो शिकायत का कोई मतलब नहीं। ये जो पूरी गति शक्ति है, इसने ये किया है कि इसने रियल टाइम काम करना शुरू किया है, और आपको देखें तभी वो भारी बदलाव दिखाई पड़ रहा है। GIS के प्लेटफॉर्म पर जब आपकी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, उस पर क्या काम हो रहा है, इस पर बात हो रही है। जब भारतमाला प्रोजेक्ट और सागरमाला प्रोजेक्ट एक जगह पर आ जाते हैं, जब लॉजिस्टिक की सारी दिक्कतें आपको, बंदरगाह हो, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे ट्रेन के प्रोजेक्ट हो, चाहे सार्वजनिक परिवहन हो, और वो सारी जब एक जगह पर आ जाती हैं, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि हमारी प्राथमिकता क्या है, किस क्षेत्र में होना चाहिए। और जब प्राथमिकता समझ में आ जाती है, तब आपको उसके चरण बिंदु समझ में आ जाते हैं कि अच्छा गया, ये 2 विभाग साथ मिलकर इस पर काम कर लेंगे तो चीजें आसान से हो जाएंगी और जल्दी हो जाएंगी। ये जो लंबा समय लग रहा था, ये बार बार एस्टिमेट बनता था। आप सोचिए, जो 1995 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट हुआ होगा, उसका क्या एस्टिमेट रहा होगा? बिल्कुल, क्या एस्टिमेट रहा होगा? और वो 2025 तक आते आते क्या हुआ होगा? बीच में कितनी बार एस्टिमेट खत्म हुआ होगा, कहाँ गया होगा? कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। और बात ये भी नहीं है, ये सरकारें के लचीलेपन की बजाय सरकार के कमजोर होने की निशानी थी। हम आपको चुन के इसलिए भेजते हैं कि आप वहां पर जाएं, हमारे लिए काम करें, लेकिन आपकी घोषणाएं मात्र चुनावी दावे बन के रह जाती थी। और भारत में चुनावी वादों पर भी कोई FIR नहीं होती थी। तो ये एक बेहद जरूरी था कि आप अपनी काम की मॉनिटरिंग करके जनता को दिखाएं। हमें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि आपने जो वादे किए थे वो एक टाइमलाइन में पूरे होंगे। और ये कम से कम अभी की केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जब बैठते हैं तो कम से कम ये विश्वास जगता है कि हाँ, हो रहा है, क्योंकि वो कई कामों को, प्रोजेक्ट को हमने देखा है 2014 से 24 के बीच में भारी बदलाव आया है, बड़ा बदलाव आया। उसी बदलाव का परिणाम है कि ढेरों योजनाएं, परियोजनाएं पूरी हुई हैं, और वो भी जो लंबित रही हैं। लेकिन PK अग्रवाल जी, आपने कई बार, मतलब कई किताबें लिखी हैं एनवायरमेंट पर, पर्यावरण को लेकर। एक समय ऐसा था कि मैं भी दिल्ली में था, और बड़े बड़े NGO जो हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर कैंडल मार्च निकालते थे, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते थे।
दिक्कतें तब भी थी, दिक्कतें आज भी हैं, बस आज दिक्कतों के साथ समाधान है। देखिए, अगर ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले, तो ये दिक्कतें नहीं रहेंगी। आज ये प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले वन का क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, आप पहले नो ऑब्जेक्शन लीजिए, पहले लैंड एक्विजिशन करिए, फिर प्रोजेक्ट शुरू करिए, जैसा कि रेलवे में हुआ। मैं तो कह रहा हूँ सब मंत्रालयों को एक बार रेलवे मंत्रालय में जाना चाहिए। वहां पर ऑफिसर बैठकर केवल मॉनिटरिंग करते हैं, हमारी ट्रेन कौन से समय आई थी, और हमारे और मंत्रालय में क्या है, क्या अलॉटमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन पूरा काम केंद्रीय मंत्रालयों के राज्यों में यह है कि वो मॉनिटरिंग करें और मॉनिटरिंग कल्चर डेवलप होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर या प्रांत के स्तर पर कह सकते हैं, लेकिन जो आजकल नगर पालिका और गाँव में देखा जा रहा है कि वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, रोड खुदे पड़े हैं और लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है और योजनाएं लंबित हो रही है, तो वो कभी कल्चर नीचे तक नहीं गई है। क्योंकि एक ठेकेदार को ठेका दे दिया जाता है, वो ठेका ठीक होता है कि नहीं होता है वो ठेकेदार जानता है या इंजीनियर जानता है। तो हमें यहाँ पे विलंब जो भी करें उस पर जवाबदेही होना चाहिए। एक्शन जरूरी है, एक्शन जरूरी, बिना एक्शन एक काम नहीं होगा। देखिए, न्यायालय में हम ज्यादा नहीं कर सकते, न्यायालय में केस जाते हैं, लेकिन न्यायालय में देखा जाता है जहां सीबीआई ने एक केस को वो सुसाइड हुआ था खड़गपुर में, 7 साल देरी हुआ, 15 लाख रुपए सीबीआई पे पेनल्टी दी। तो कोर्ट भी अगर देरी करता है तो कोर्ट के भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए, उनकी भी जवाबदेही होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट पे। ऐसा नहीं है कि हमारी न्यायपालिका जवाबदेही बाहर होना चाहिए। और आर्थिक मामलों में मैं कहूंगा रिस्पेक्टफुली कोर्टों को एक विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका बजट भी वहीं से आता है। अगर हमारा अर्थ कमजोर होगा तो न्यायपालिका को बजट वहां से नहीं मिलेगा। इस प्रकार से एक सिंपैथी न्यायपालिका में भी एक प्रोजेक्ट के बिल्कुल आपने सही कहा अग्रवाल जी, सबको मिलकर, हर सेक्टर को, हर बॉडी को मिलकर काम करना होगा, तभी ऑन टाइम की जो बात की जा रही है, समय पर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी योजनाओं की पूरा करने की बात की जा रही, तब हो पाएगा। मैं आऊंगा रुद्र जी आपके पास, एम.के. अग्रवाल जी आपके पास, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने क्या कुछ कहा, क्योंकि प्रगति की बड़ी बैठक हुई है, ऑन टाइम जो प्रोजेक्ट है उनका टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा है और कब पूरी होंगी, उसको लेकर क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं। To give you an overview of how it works, it is basically a mechanism which deploys a technology-based platform for project monitoring, for citizens' grievance redressal, and for reviewing scheme implementation. But it does this through active collaboration of central ministries and state government. So it is not confined to one department or to one tier of government. The same mechanism covers all and all tiers. This mechanism also hosts other platforms such as PM Gati Shakti, the Parivesh portal of the Ministry of Environment and Forests, and the PM Ref portal, which deals with projects where the foundation stone was laid by the Prime Minister and tracks them. 382 projects were reviewed, of which 114 related to roads and highways, 109 to railways, and 54 to power. There have also been many projects related to petroleum, coal, housing, health and family welfare, Jal Shakti, some related to external affairs, steel, and 18 from other sectors. तो जब हम अनुशासन की बात करते हैं रुद्र जी, तो हमें लगता है अनुशासन, पारदर्शिता एक बड़े प्रशासक की हमें लगता है सबसे खास पहचान होती है, और यही हमें लगता है कि ऐसी बड़ी परियोजनाओं में, ऐसी बड़ी प्रतिबद्धताओं में, बड़े सपनों में निकल कर सामने आता है। निश्चित तौर पर देखिए, आपको शुरुआती 2 या 3 चीज़ों में अगर दिखाई पड़ेगा इसका आपको अंतर, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि एक तो कनेक्टिविटी बेहतर होती जा रही है, दूसरी बात आर्थिक विकास बेहतर होता है, इस तरीके सारी चीज़ों को एक छत के नीचे लाने पे। लेकिन जो तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है उस पर कम बात होती है, नागरिकों का जीवन स्तर उच्च होता है। हालांकि बैठे प्रधानमंत्री जी हैं, बैठे अधिकारी हैं, लेकिन वो जिन परियोजनाओं पर बात कर रहे हैं वो नागरिकों से सीधी जुड़ी हुई है। आप विभिन्न क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए व्यापक रणनीति बना रहे हैं, साथ में क्या ला रहे हैं, तकनीकी को क्या करना चाह रहे हैं, नवाचार करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये सब किसके लिए हो रहा है?
ये भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर को उच्च करने के लिए हो रहा है। और मेरा जब शिकायत है आपसे यही है संतोष जी कि 1995 से 1987 से 1991 से ढेरों परियोजना लटकी, बड़ी परियोजनाएं जिन हम लोग ने तो 3 या 4 को ही एड्रेस किया है। ऐसी कितनी परियोजनाएं होंगी जो राज्य स्तर पर फंसी होगी, विभिन्न राज्यों पे फंसी होगी, केंद्र सरकार की बड़ी परियोजनाएं होंगी जो रुकी हुई थी। इससे नुकसान किसको हो रहा था? सरकार तो चलिए अगली बार आ जाती है, नया एस्टीमेट लेकर आ जाती है, वो परियोजनाएं बनने का फायदा, उन योजनाओं के जमीन धरातल पर आने का फायदा तो नागरिकों को ही होता। तो ये आफ्टर ऑल जो है वो सारे आर्थिक विकास और जन सुनवाई अलग है, नागरिकों का जीवन स्तर उच्च हुआ। और शायद इसीलिए पिछले 1 दशक का आप देखिए जो भारत है वो आपको आमूल चूल परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। लास्ट 20 ईयर और पिछले 10 साल, दो में आप तुलना कर दिए तो पिछले 10 साल का आपको भारत ज़्यादा विकास के पथ पे आगे दिखाई पड़ता है। आप इंटरनेट की क्रांति को लेकर देख लें, आप रेयर अर्थ मेटल्स पे काम करने को देख लीजिए, आप भारत के अंतरिक्ष मिशन को देख लीजिए, आप भारत के वैश्विक प्रभाव को देख लीजिए, आप भारत की सेना रणनीति को देख लीजिए बदलती हुई, और भारत में आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के पुनर्आगमन को आप देख लीजिए, इसकी सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है, इतिहास पर बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ होते हुए इसीलिए दिखाई पड़ रही हैं क्योंकि अलग अलग सेल बने हैं। और प्रधान जी, मैं पढ़ रहा था तो ये जो लटकाने वाली प्रथा है, पद्धति है ना, ये हर सेक्टर में दिखाई पड़ी थी, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ तक कि तेजस जैसे रक्षा डिफेंस सेक्टर की बात करें, वहां पर भी वर्षों मामला लंबित रहा है। हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या कुछ होता है जब परियोजनाएं, स्कीम्स, योजनाएं, हम कुछ बड़ी, जिसने सही कहा कि हम कुछ बड़ी योजनाओं की परियोजनाओं की बात कर पा रहे हैं, लेकिन इतनी ऐसी कितने स्कीम्स होंगी, कितनी योजनाएं होंगी जो राज्य की होंगी, जो जिले स्तर पर काम कर रही होंगी लेकिन नहीं कर पा रही है। सुनते हैं एक बार। इसका प्रगति में हमारा रिव्यू जून 2023 में हुआ। उसमें ये पाया गया था कि हमारे पास 2 मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई का, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए। रुचि, छोटा सा रिएक्शन। देखिए, श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी इसी पर ही लिखी थी। लाल फीताशाही वर्ल्ड यहीं से आता था, फाइलें चक्कर काटती रहती की हम लोग बात करते हैं। जी, फाइलें चक्कर काटती रहती थी और उसका कोई अंत नहीं होता था। ये जो सिंगल विंडो सिस्टम है ना, ये इसका प्रतिपादन ही या इसकी सोच ही वहीं से आई कि अब देखिए आपको रोकना पड़ेगा। कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर आपकी इच्छा शक्ति ये तय कर ले कि नहीं, अब ये इस तरीके से नहीं चल पाएगा। मैंने फिर से इसीलिए आपको कहा, ये कोई अनोखा विचार नहीं था, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी जिसे मोदी जी ने लागू किया। उन्होंने काम किया कि बैठाना शुरू कीजिए, हो सकता है कि कई राज्यों से समर्थन ना मिले। आपने देखा बंगाल में, अभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार की कई योजनाएं उस ढंग से लागू नहीं हो पाई। आप बहुत से आंकड़े उठाइए, पीएम श्री के आंकड़े उठाइए, पीएम आवास की योजना के आंकड़े उठाइए, आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रदर्शन दिखाई पड़ेगा। लेकिन वो दूसरा पहलू है। बड़ी बात है कि बातचीत के टेबल पर ला पाए और उन चीजों पर कम से कम जनता तक ये बात पहुंच रही है कि हाँ, काम करने की नीयत तो दिखाई पड़ रही है। अब बाकी काम लोकतंत्र में जनता के हाथों होता है, उसे फैसला लेना है कि हाँ, कहां पर रुका और कहां पर चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन एम के अग्रवाल जी, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर बात करें, देश की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा लक्ष्य भी है 2047 का, ऐसे ही ग्रोथ रेट जो है वो भी, विकास दर जो है वो भी बरकरार रखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मजबूत करना है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब कोऑर्डिनेशन रहे, एक इकोसिस्टम तैयार रहे, और वो हमें लगता है इकोसिस्टम धीरे धीरे तैयार हो रहा है, सेंट्रल का भी और स्टेट का भी। संतोष जी, मैं इन्हीं बातों को और नए रूप में प्रस्तुत करता हूं। याद करिए, कोविड का वो उठता हुआ उस समय का जो है परेशानी का एक वो था, सवाब था जी। प्रधानमंत्री जी डिगे नहीं। 12 मई 2020 को, 2 महीना पहले उन्होंने लॉकडाउन लगाया था, 1.5 महीना पहले, और पूरा का पूरा पैकेज, भारत के स्वावलंबी भारत के एक पैकेज लेकर के चले आते हैं। और उस पैकेज को ऐसा नहीं कि खाली कोविड काल तक के लिए, कोविड काल के बियॉन्ड का पूरा पैकेज लेकर के आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि चिप्स की फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री, चुनाव होने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुनाव से डिगे नहीं। चुनाव के पहले उन्होंने 3 बड़ी फैक्ट्री का जो है उन्होंने शुरुआत करी सेमीकंडक्टर का। यानी कि वो कार्य की स्पीड भी नहीं रोकते हैं, नए काम की स्पीड भी नहीं रोकते। क्यों?
क्योंकि उनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, और इसमें टाइम ठीक वैसे ही होता है जैसे ट्रैफिक का सिग्नल होता है, उसी हिसाब से कि इधर से कब जाना, इधर से कब जाना, इधर से कब जाना, और प्रॉपर स्मूथ, जिसको कहते हैं सीमलेस ग्रोथ होना चाहिए। और एक चीज और, टाइम का ओवररन कॉस्ट तो उन्होंने घटाया ही घटाया है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट पर भी बहुत फोकस रखता है। जैसे आप एनर्जी सेक्टर में देखिए, हम लोगों ने चर्चा की, तब तक बहुत खुलकर नहीं आया था कि न्यूक्लियर जो कैप्टिव पावर प्लांट है, हम लोगों ने उसके पहले ही चर्चा किया था, बाद में जाकर के बिल आया है पार्लियामेंट में। तो कहने का मतलब आप देखिए कितनी दूर की सोच करके चलते हैं। बहुत सी चीजें समय से पहले पूरा होती है। बुलेट ट्रेन का उदाहरण लीजिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आप देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी 2030 तक टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 50% होना था, हम उससे 4 साल पहले ही हो जा रहे हैं। तमाम इसी प्रकार से आप मुंबई दिल्ली का आप देखते हैं, एक्सप्रेसवे को आप देखते हैं, एक्सपेंडेबल 8 लेन का बन रहा है, लगभग बनके तैयार होने के करीब है, और 2023 में शुरू हुआ था। यानी कि आप प्रोजेक्ट इनके देखिए किसी भी डायमेंशन के, श्रीनगर में सबसे ऊपर इतनी ऊंचाई वाला रेल लाइन, बिल्कुल, और जो वहां का कमेंडेबल और रक्षा का थोड़ा सा ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में दिखा था। ईश्वर न करे फिर दोबारा ऐसी कोई नौबत आए तो हो सकता है कुछ बड़ा कलेवर में वहां देखने को मिले। एचएएल जो कल तक करीब मृतप्राय हो चुका था मोदी जी के आने के बाद, आज एचएएल के पास बात करने का समय नहीं, इतना ज्यादा बल्क ऑर्डर है। यानी कि वो सारे पीएसयूज को भी कर रहे हैं, सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को टैप करना, और एक सबसे बड़ी बात जो इनकी विशेषता है, जन सहभागिता को लगातार पोषित करना। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो रिसोर्सेज है उसके साथ साथ रिसोर्सेज का सही तरीके से पूरी ताकत के साथ उसका प्रयोग करना, क्योंकि उसका फायदा जो है आसपास के लोगों को मिलता है। लेकिन पीके अग्रवाल जी, आप सीनियर आईएएस अधिकारी रहे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, क्या कभी पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है कि नहीं इस प्रोजेक्ट को आगे ज्यादा नहीं बढ़ने देना, अभी इस पे आप ज्यादा ध्यान न दीजिए, ऐसा भी रहता है? नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, लेकिन जो राजनीतिक लोगों के पास फाइल जाती है, जब मिनिस्टर के पास या जिला परिषद के अध्यक्ष के पास या नगर पालिका में, तो वो जो विलंब करते हैं उनको प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए, और उनका भी दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए कि अगर वो क्यों फाइल, क्योंकि भ्रष्टाचार और विलंब सहोदर भाई, क्योंकि जैसे ही आप विलंब करेंगे तो वो भ्रष्टाचार का नेटवर्क बनने लगता है। हमारा नेटवर्क इतना तेज होना चाहिए प्रोजेक्ट का, भ्रष्टाचार का नेटवर्क ही ना बने। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, जब मैं नौकरी करता था तो ये डिजिटल मॉनिटरिंग नहीं थी। आजकल तो मॉनिटरिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें उनकी वो लाना पड़ती थी। आजकल तो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग हो रही है, आप पंचायत से फिगर उठ के आ रही है, आपको केवल बैठ के मॉनिटरिंग करना है। इतना बड़ा डिजिटल क्रांति होगी हमारे देश में, तो उसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा मैं कहूंगा, जैसे पर्यावरण में होता है वायु प्रदूषण का, आप जानते हैं, AQI होता है, उसी प्रकार से प्रोजेक्ट का भी पहले से डिक्लेयर होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट इतने समय में होगी, इतनी लागत है। अभी क्या है, जैसा MLA MP जो निधि है उसमें बाद में लगाते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पहले। अगर पहले लगाया जाए तो मैं सोचता हूँ आधा श्रम ऊपर वालों को नहीं करना पड़ेगी, जनता करेगी कि प्रोजेक्ट इतने दिनों में पूरा होना था, इसकी लागत है, उसके इतने प्रोविजन है, एक कम से कम ब्लैक बोर्ड है। अब हमें जनता को एसोसिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, एक बार वो प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, उसके बाद रुचि में एक छोटा सा रिएक्शन आपसे ले लूं। PM Modi personally monitors programs and their progress through the Pragati video conference that he holds with the district level officers also, saying how much progress is happening. If it's not happening, then a minister goes there, also follows it up. 43rd edition of Pragati, 300 up to the 43rd, 348 pending projects have, and their total cost is 17.36 lakh crores, have been reviewed. Progress is happening. Quickly, they're all coming to a conclusion. रुच जी, क्या आपको लगता है जो 2014 के बाद से जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार पिछली सरकारों में रहा कि बड़े बड़े मंत्री अलग अलग इस स्कैम में फंस जाया करते थे, बड़े बड़े मामलों में फंस जाया करते थे, वो जो करप्शन फ्री वाला मामला चला है, खासतौर से मंत्रालयों की बात करें, उसका भी असर दिखाई पड़ा है, वो फोकस काम पे रहा है?
निश्चित तौर पर देखिए, हम लोग कई बार रुपयों के लेन देन को ही भ्रष्टाचार मान लेते हैं, जबकि ये भ्रष्टाचार के आर्थिक भ्रष्टाचार की एक शाखा है। आदरणीय पीके अग्रवाल जी ने जो बोला कि वो विलंब होना भी एक भ्रष्टाचार है। विलंब होना भी एक, अगर आपने एक टाइमलाइन दी है, अगर उससे काम आगे चला गया तो ये भ्रष्टाचार है ना। आपकी आचरण भ्रष्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा ना, आपने वो टाइमलाइन दी थी तो उससे आगे कैसे पहुंचा। तो देखिए, कई चीज़ों पर सरकार ने वो जिस भी तरीके के भ्रष्टाचार हैं उसमें उन्होंने लगाम लगाने की कोशिश की है। सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा पारदर्शिता, अनुशासन, इसरो इमेजिनरी का इस्तेमाल भी इसीलिए तो हो रहा है कि ऊपर से जो आपकी फोटो आ रही हैं वो यही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग बंटवारा किया गया है, रक्षा गलियारा एक में, औद्योगिक गलियारा एक में, आईटी पार्क एक में, फार्मास्यूटिकल्स क्लस्टर अलग, कपड़ा क्लस्टर अलग। तो ये बंटवारा हुआ है और बहुत सोच कर हुआ है। ये इसी सोच के साथ हुआ है। आप देखिए, जब भी मीटिंग होती है, कभी 5 राज्यों के साथ, कभी 3 राज्यों के साथ, निश्चित तौर पर भी वो योजनाओं के साथ लेकर कर रहे होंगे। ऐसा तो होता नहीं कि रैंडम पिक कर रहे हैं। इन योजनाओं को इन प्रदेशों में अब इस ढंग से लागू करना है, इन मंत्रालयों को इसमें शामिल करना है और उसके बाद वो मीटिंग होती है। तो बहुत सोच के सरकार आगे बढ़ रही है और बहुत, इसे आप कहें कि बड़े बेहद चिंतन के साथ आगे बढ़ रही है। और आज नहीं तो कल इसको आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और भारत की आपकी जो आर्थिक विकास की बढ़ती हुई दर भी दिखाई पड़ रही, वो भी इन्हीं प्रयोगों की वजह से ही दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आर्थिक विकास की गति है, जो प्रयोग हैं, वो भी इन्हीं सारे प्रयासों की वजह से परिणामों में धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। पर आज समय बस इतना ही। रुद्र प्रताप दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पीके अग्रवाल सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। एम के अग्रवाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। आप तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दुनिया भर में कुछ और बड़ी खबरें हैं, तो हेडलाइंस पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार द्वारा विश्व हिंदी दिवस 2026 समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई चीनी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों ने हिस्सा लिया। ईरान में पिछले एक सप्ताह में जारी अशांति में 16 लोगों की मौत हो गई है। बढ़ती कीमतों और आर्थिक कठिनाइयों के विरोध में हो रहा है ये प्रदर्शन पिछले 3 वर्षों में ईरान की सबसे गंभीर आंतरिक चुनौती माने जा रहे हैं। नाइजीरिया में कल रात बंदूकधारियों के हमले में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों का अपहरण कर लिया गया। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने स्थानीय बाजार और कई घरों में गोलियां चलाई और आग लगा दी। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। चीन ने अमेरिका को वेनेजुएला मुद्दे पर गंभीर चेतावनी दी है। ग्रीस में रविवार को सभी एयरपोर्ट पर फ्लाइटों का संचालन अचानक रोकना पड़ा। हजारों की संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं। कुछ फ्लाइट को पड़ोसी देशों की तरफ डाइवर्ट किया गया है। ये परेशानी तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई है। तो बिग न्यूज बात बस इतना ही। कल फिर किसी बड़ी खबर पर हमारी नजर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।